सुना है जहां चार बर्तन हो वहां आवाज होती ही है, और जहां ब्राह्मण इकट्ठा हो जाएं वहां वाद विवाद होना निश्चित है। परंतु आश्चर्य, यहां सब मौन है। लगता है मगध के ज्ञानी तक्षशिला के तेज के समक्ष असहाय हैं। तो मेरी आपसे विनती है चाणक्य कि आप अपने ज्ञान के तेज से मगध की मंद बुद्धियों को प्रकाश दें। हम सब राजसभा में हैं, तो बताइए राजा क्या होता है? राजा शब्द के प्रारंभ में ही रज आता है। रज अर्थात माटी के कण। इसलिए जो धूल से उठे वो राजा, जो धरा से जुड़ा हो वो राजा। जैसे माटी के कई कण मिलकर एक भवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार जो प्रजा से बने वो राजा। इसलिए एक राजा का परम कर्तव्य होता है कि वो सदा अपनी प्रजा से जुड़ा रहे, क्योंकि मगध के ज्ञानियों, ये तक्षशिला मगध के किस दिशा में पड़ता है? तभी मुझे लग रहा है आज सूर्य पश्चिम से उगा है। आचार्य चाणक्य ने तो गंगा के तट पर बसे मगध में अपनी सोच की उल्टी गंगा बहा दी। आचार्य, आपकी सोच और विचार दोनों अनुचित है। राजा का सत्य मगध की सभा आपको बताएगी। वल्लभ, राजा क्या है? राजा इस धरती पर ईश्वर का प्रतिरूप है। राजा से ही राज्य और राज्य से ही प्रजा है। राजा से बढ़कर इस धरा पर और कोई नहीं है। राजा प्रथम पूजनीय और सम्माननीय है। राजा वो जड़ है जिस पर राज्य रूपी वृक्ष पनपता है। सम्राट, आप मगध की जड़ हैं, तो जनता का यह कर्तव्य है कि वो आपको आनंदित और प्रसन्न रखे। वल्लभ, वो इससे विपरीत सोच रखता हो तो उसे क्या कहेंगे? तो वो कोई मति खोया हुआ मूर्ख होगा या मनोरंजन करने आया कोई विदूषक। ये कोई खेल नहीं है सम्राट, अपितु एक महत्वाकांक्षा है जो मगध समेत समस्त भारत को अपना खिलौना बनाने को उत्सुक है। अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात उसका सेना नायक सेल्यूकस न केवल मगध अपितु समस्त भारत के भूमंडल पर मंडरा रहा सबसे बड़ा संकट है। उसने पौरव नरेश पुरु की हत्या कर दी है और पौरव राष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। परंतु उस सर्प का उदर केवल इतने से शांत नहीं होगा सम्राट। शीघ्र ही उसकी दृष्टि मगध साम्राज्य पर भी पड़ेगी और उसके पश्चात शनय शनय शेष भारत पर भी अपना आधिपत्य जमा लेगा वो। कब समझोगे भोले ब्राह्मण? भारत नाम का कुछ अस्तित्व में है ही नहीं। क्या है ये अखंड भारत का स्वप्न जिसके नाम में ही खंड हो, वो भला एक कैसे हो सकता है? अखंड भारत का स्वप्न लिए मगध के द्वार पर भिक्षुक बनकर चले आए। याद भी है इस भूखंड में कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, कितने राजा हैं। जहां जन्म, कर्म, धर्म, भाषा, बोली, रीतियों के अनगिनत हिस्से हो, वहां एकता केवल एक किस्सा है ब्राह्मण, केवल एक किस्सा। किसी से भी पूछकर देख लो कि उसकी जन्मभूमि क्या है, इतने उत्तर मिलेंगे कि गिन नहीं पाओगे।
कोई कहेगा अंग, कोई कहेगा बंग, कोई कहेगा चोल, कोई काशी, कोई मथुरा, कोई अयोध्या। किसी को कभी कहते सुना है कि भारत उसकी जन्मभूमि है? नहीं। जहां हर कोस पर पानी और हर 7 कोस पर वाणी बदले, वो भूखंड कभी एक हो ही नहीं सकता। सम्राट, सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं, परंतु वो जब एक दूसरे में सम्मिलित होते हैं तभी उनके तेज से सूर्य चमकता है। संगीत में सहस्त्रों राग रागिनियां होती हैं, परंतु जब वो एक दूसरे से मिलती हैं तभी समग्र संगीत की रचना होती है। सैकड़ों घुंघरुओं की छनक मिलकर एक पायल का निर्माण करती है। भिन्न तंत्र, भिन्न अंग होते हुए भी शरीर एक होता है। वो तेज किस काम का जो वर्षा की कुछ बूंदें पड़ते ही 7 भागों में विभाजित हो जाए? एक स्वर यदि हुंकार भरे तो सारा संगीत बेसुरा हो जाता है। एक घुंघरू यदि विद्रोह कर दे तो पैरों की पायल कंटक बन जाती है। अरे यहां तो मनुष्य का जीवन भी 4 भागों में बांटा गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसे एक सिद्ध करने के लिए प्रयास करना पड़े, वो एकता किसी काम की नहीं। जानते हो एकता क्या है? एकता धन से होती है। धन से ही अधिक धन कमाया जा सकता है और धन से ही धर्म साधा जाता है। धन से सारी कामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। धन है तो मोक्ष की किसे आवश्यकता? इसलिए मगध एक है। मगध ही राष्ट्र है, क्योंकि यहां सब कुछ धन से है। धर्म धन, जाति धन, बोली धन, आनंद धन। इसलिए मगध को किसी से कोई संकट नहीं। ब्राह्मण, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। मगध था, है और रहेगा। परंतु जिसने महाराज पुरु की हत्या कर दी वो सेल्यूकस नहीं समझे मूर्ख ब्राह्मण। पुरु की हत्या भी धन के कारण हुई। यत्र तत्र सर्वत्र धन है। मैं हूं, मगध है। अब समझे? वो सेल्यूकस कभी अपना वन मगध की ओर नहीं खोलेगा, क्योंकि उसका उदर मगध ने पुरु की बलि से भर दिया है। और पुरु ही क्यों, कोई भी मेरे या मगध के मध्य आया तो हटा दिया जाएगा।